नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ खमर। असम विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के साथ गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह जो 100+ सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए है और असम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। असम में दूसरे चरण का मतदान कल होगा। ये तो छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया। राहुल जी ने वहाँ ऋण माफी की बात की थी, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात की थी, 4000 प्रति मानक बोरक बीड़ी पत्ता खरीदने की बात की थी। वो सारे जो वादे छत्तीसगढ़ में किए थे वो पूरे हुए। उसी प्रकार से 5 गारंटी भी यहाँ आसाम में पूरे होंगे। लोग राजी हुए 100% पहुँचे हैं और आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस और महाजोट को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ता। ये हमेशा ये अंग्रेजों के मानने वाले लोग हैं। डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी में लोग विश्वास करते हैं, जोड़ने में विश्वास नहीं करते, तोड़ने में विश्वास करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितना सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100+। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पीएम मोदी को दी गई सलाह पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सिंहदेव ने ट्वीट किया था कि पहले अपने देश के लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन लगना चाहिए, इसके बाद दूसरे देशों के लिए टीके भेजे जाने चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि फ्लाइट में भी इमरजेंसी में पहले खुद मास्क लगाने की सलाह दी जाती है, लिहाजा दूसरे देशों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने लोगों की चिंता होनी चाहिए। सिंहदेव के इस ट्वीट पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी ने कहा, लगता है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में मन नहीं लग रहा। सीएम बंगाल और असम घूम रहे हैं, इसलिए वो भी राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है और लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पीएम को सलाह देने से पहले छत्तीसगढ़ की चिंता करें। हमारी कंपनी ने जब इनसे अनुबंध किया तो इस आधार पे अनुबंध किया कि इतना हम भारत सरकार को देंगे, इतना हम बाहर देंगे। इस प्रकार के अनुबंध से ये चालू हुआ था। तो भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कि हम दूसरे देशों को देंगे और वो वाहवाही बात भी फिर लोगों को भ्रम में डालने वाली होती है। सच्चाई लोगों को बताना चाहिए कि सच्चाई ये थी। आज जो कोवैक्सीन है ये भारत देश की निर्मित वैक्सीन है। फेज 3 ट्रायल इत्यादि इसकी बात होती रही है, लेकिन इसका निर्माण उतना ज्यादा है क्या कि हम इसका उपयोग यहां भी कर सकें, और क्या हमने इसको भी दूसरे देशों में देने की बात की है? ये तो हमारे देश की निर्मित वैक्सीन है। लगातार यहां पर मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश को पीछे पछाड़ चुके हैं कोरोना के मामले में, और उसके बाद राज्य की छत्तीसगढ़ की सरकार और मंत्री यदि प्रधानमंत्री जी को या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दे तो इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ का भला उसी में है कि मोदी जी के सलाह को माने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सलाह को माने, और कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को भला होगा। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का छत्तीसगढ़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बंगाल में, असम में घूम रहे हैं। तो अब टीएस सिंहदेव जी को भी ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ राष्ट्रीय स्तर की बात करनी चाहिए। तो लोगों की इस डर के भय को पहले छत्तीसगढ़ में समाप्त करें और फिर से उसके बाद मोदी जी को सलाह दें, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने बहुत सही सवाल खड़ा किया है। जब देश में हम वैक्सीनेशन अपने पूरे लोगों को नहीं करवा पाए हैं तो सिर्फ थोथा प्रचार पाने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को क्यों वैक्सीन दिया जाए? पहले हम अपने लोगों को वैक्सीन दें, हमारे लोग सुरक्षित हो जाएं। दुनिया की एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ निवास करती है, दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हम हैं। ऐसे में हमारे लोगों को पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। जी हां, न्यूज 18 पर
शराब दुकानों में शराब खरीदते समय बरती जा रही भारी लापरवाही की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद आखिरकार प्रशासन जागा और पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मास्क लगाने वालों को ही शराब दी जाए। शराब दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके लिए जिला स्तर जांच दल भी गठित करने का फैसला लिया गया। जांच दल को हर दुकान का 5 बार निरीक्षण करने के भी निर्देश जारी किए। और इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। कल जारी होगी नई शराब नीति। छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी विदेशी शराब। बड़ी खबर इस वक्त की, 30% तक सस्ती होगी विदेशी शराब। कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी, यह भी क्लियर कर दिया सरकार ने। दूसरे प्रदेश से आ रही शराब पर रोक लगेगी। इस साल नए शराब दुकान भी खोले जाएंगे। प्रदेश में 49 बियर बार बंद होंगे। आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने ये जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर सस्ती हो जाएगी शराब। विदेशी शराब भी 30% तक सस्ती होगी। और खास बात ये, कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। एक और बड़ी बात ये कि दूसरे जो प्रदेश से शराब आ रही थी उस पर भी रोक लगेगी। इस साल नए शराब दुकान भी खोले जाएंगे। प्रदेश में 49 बियर बार हालांकि बंद किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, कल नई शराब नीति लागू होने जा रही है, क्या खास बात है इस शराब नीति में? और हालांकि विपक्ष तो ये भी लगातार वादा याद दिलाता रहा है कि लगता है शराब बंदी का वादा करके आई सरकार वो वादा भूल गई। जी बिल्कुल, प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आने से पहले घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया था और फिलहाल जो सरकार है वो उनका कहना है कि चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की ओर सरकार अग्रसर होगी। हालांकि इस बार जो आबकारी नीति जारी की जा रही है और कल से जो प्रभावी होगी उसमें किसी भी शराब दुकान को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि जो वायदे किए गए थे वो सच्चाई से परे है। हालांकि और जो शराब विदेशी शराब है उसमें 30% तक की कटौती की जाएगी, 30% तक सस्ती शराब लोगों को मिलेगी। और इसके पीछे दलील भी यही दी जा रही है। अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से शराब आ रही थी और लगातार ये मामले सामने आ रहे थे और ऐसे में उन शराब की तस्करी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है जिसमें विदेशी शराब 30% या 30% तक सस्ती शराब जो है वो लोगों को मिलने वाली है। और इसमें सच्चाई भी है कमरुद्दीन, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया कि दूसरे प्रदेशों से जो अवैध शराब है वो बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में लाकर के खपाई जा रही थी और वजह ये थी कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो शराब की कीमतें हैं वो कहीं ज्यादा है। और ऐसे में सस्ती शराब प्रदेश में लाई जा रही थी। 49 बियर बार बंद करने का भी फरमान आया है, क्या ये अपने मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे? क्या वजह है इसके पीछे की, बंद क्यों हो रही है 49 बियर बार? जी बिल्कुल, इस मसले को लेकर के आबकारी आयुक्त से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि 49 जो बियर बार हैं प्रदेश भर के वो बंद किए जाएंगे और आने वाले समय में बियर बार का लाइसेंस जो है वो भी एक तरह से जारी नहीं किया जाएगा और सभी बियर बार को इस तरीके से बंद करने की कार्य योजना यहाँ पर आबकारी विभाग ने की है। और चलिए, तो इससे पहले भी कहा जा सकता है कि नई शराब नीति बेहद ही कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि शराब को सस्ता किया गया और विदेशी शराब जो है उसको 30% उसके दाम में कमी कर दी गई है। और ख़ास बात ये भी है कि जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं बियर बार की, वो भी 49 बियर बार बंद किए जाएंगे। शुक्रिया आपका। और रायपुर से एक बड़ी खबर और आ रही है। छत्तीसगढ़ में कभी भी नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में अहम बैठक हुई। जिलों के अधिकारियों से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक ली और राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा निकाय चुनाव और इसकी तारीखों का ऐलान जल्द होगा। कोरोना काल में चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई। दूसरे राज्यों में हो रहे चुनाव का हवाला दिया गया। छत्तीसगढ़ के 13 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 6
6 नगर पंचायत में चुनाव होगा और चुनाव आयोग ने कार्य योजना और दिशा निर्देश भी तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसकी तैयारियों को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी हैं। सर, कब हो सकते हैं चुनाव छत्तीसगढ़ में और कितने निकायों में होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी 13 नगरीय निकाय, जिसमें 3 नगर निगम हैं, 4 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायतें। इनमें निर्वाचन ड्यू है। एक निकाय के संबंध में कोर्ट का आदेश भी है। इन सभी की तैयारियां चल रही हैं। आज जिले के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है, तैयारियों की समीक्षा की है और आयोग को ऐसा लगता है कि जिला स्तर पर तैयारियां ठीक हैं। साथ ही कोविड बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान चुनाव कैसे हों, इस पर भी विचार विमर्श आज हुआ है। आयोग उस संबंध में भी संज्ञान लेकर आगे निर्णय करेगा। कुल मिलाकर निकट भविष्य में इन 13 नगरीय निकायों में निर्वाचन संभावित है। जो हमारी समीक्षा थी आज प्रारंभिक, वो पूरी हो चुकी है। हम एक समीक्षा और करेंगे अपने आयोग स्तर पर, और लेकिन चुनाव शीघ्र होंगे। अच्छा सर, किस किस तरह के चीजों की समीक्षा की गई? क्या मतदान सेंटर्स, क्या किस तरह की बातें आई हैं? सबसे बड़ी तो समीक्षा हुई है, चर्चा हुई है कोविड महामारी के दौरान निर्वाचन कराने की। उसी हिसाब से मतदान दल, मतदान केंद्रों का निर्धारण होता है। नामांकन की प्रक्रिया कैसे होगी, उसके दौरान क्या क्या मापदंड रखना पड़ेंगे, मतगणना कहाँ होगी, पोलिंग पार्टी का गठन कैसे होगा, मतदान दल की रवानगी, उनको लाना ले जाना, तमाम प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं निर्वाचन संपन्न कराने के, उन सब के बारे में एक एक बिंदु पर समीक्षा की गई है। सब जिलों से जानकारी मांगी गई है, जानकारी साझा भी की गई है और 1-2 पॉइंट पर कहीं अभी तैयारी की है, जिसमें 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, तैयारियां जो हैं वो अभी शुरू हो चुकी है और ऐलान कभी भी हो सकता है तारीखों का। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इस दौरान पूरी एसओपी का पालन किया जाएगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हालांकि इतना जरूर है कि अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है और इस दौरान नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो छत्तीसगढ़ में भी होंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर से एक और अहम खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर बैठक ली है। टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की है। टीकाकरण की स्थिति और व्यवस्था पर बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। रोजाना 40,000 सैंपलों की जांच के निर्देश जारी किए गए। ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाने की अपील की गई। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बैतूल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजना जुड़ी हैं। रंजना, क्या है पूरी खबर? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज एक और समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें 7 शहर जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है वहां पर स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। इसको लेकर आज फैसला लिया जाना था और फैसला लिया गया है, जिसमें कि प्रदेश के 7 जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वहां पर 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल और कॉलेज है दोनों ही बंद रहेंगे और स्कूल और कॉलेज दोनों में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई जारी रहेगी। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है और 7 जिलों के कलेक्टर को ये आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक और बिल्कुल, तो रंजना कई सारी गतिविधियां बंद हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि महामारी ही ऐसी है और जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार ऐसे निर्णय ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात एक खास खबर की, 1 अप्रैल से लोगों को और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में जरूरत के कई सामानों के दाम बढ़ने वाले हैं, जिसमें दूध, कार, बाइक, हवाई सफर, एसी कूलर समेत स्मार्टफोन प्रमुख रूप से शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट।
नए वित्तीय वर्ष में दूध से लेकर एसी कूलर समेत हवाई सफर तक सब कुछ महंगा हो सकता है। कारों की सवारी महंगी होगी तो स्मार्टफोन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। वहीं नई टीवी के लिए भी आपको 3 से 4 हजार ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं एसी और फ्रिज की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से देश भर में होने जा रही कीमतों के इजाफे का सीधा तौर पर छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। फरवरी 2021 में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, जिससे एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल के चार्जर कुछ महंगे होंगे। वहीं सोना, तांबा, लोहा, स्टील, बिजली, कपड़े, पैंट, ड्राई क्लीन, ये काफी सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है, लोगों को राहत दी है। राहत देने के अलावा सरकार का यह भी प्रयास किया गया है कि लोगों के जेब में पैसा जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नत हो, मजदूरों के जेब में पैसा जाए। तो इन सब कारणों से छत्तीसगढ़ में महंगाई का उतना असर तो नहीं पड़ेगा जो असर पूरे देश में पड़ने वाला है। लेकिन निसंदेह 1 अप्रैल के बाद गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की जेब में कटौती होगी और इसका पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। इसके अलावा 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट, पैन कार्ड समेत पोस्ट ऑफिस और बैंकों से जुड़े कई नियम भी बदल रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको रखनी बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और जरूरी बात यह कि पैन से आधार कार्ड को जोड़ना ना भूलें। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। सीएम भूपेश बघेल ने आज असम के नलबाड़ी और छायगांव में राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में दोनों शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले चरण में ही असम की जनता ने कांग्रेस को भारी समर्थन दे दिया है। और गर्मी बढ़ते ही छत्तीसगढ़ के शहर शहर में आग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आप टीवी स्क्रीन पर 6 जिलों की तस्वीरें देखिए जहां आग ने कहर बरपाया है। पहली तस्वीर महासमुंद जिले की है, जहां बागबाहरा के एक कबाड़ दुकान में आग लग गई। दूसरी तस्वीर राजनांदगांव जिले की है, जहां गेहूं में भीषण आग लग गई। इसमें 3 से 4 एकड़ की फसल खाक हो चुकी है। दंतेवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दंतेवाड़ा में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों नक्सली बॉम्ब लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली में एक नक्सली 1 लाख रुपए पर इसका इनाम था। इस पर दंतेवाड़ा में भी एक और इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। मारजुम के जंगल से डीआरजी और कटे कल्याण की पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की है। दुर्ग की सृष्टि बाफना ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। सृष्टि ने इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। सृष्टि बाफना ने आज न सिर्फ दुर्ग बल्कि संपूर्ण प्रदेश का मान बढ़ाया है। सृष्टि का चयन देश की सर्वोच्च संस्था इसरो में हुआ है। आज हमारे बीच में सृष्टि मौजूद है। सबसे पहले तो सृष्टि आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह का ये सफर रहा है? सर इसमें दो फेज होते हैं इस एग्ज़ाम के। पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है इसरो का और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मेरा सिविल स्ट्रीम था तो मैंने रिटन दिया था पहले, फिर रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू हुआ इसका, फिर फाइनल सिलेक्शन। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इसरो तक का सफर तय कर पाएंगे? नहीं सर, पहले स्कूल कॉलेज के टाइम पे या कभी पहले नहीं सोचा था, बट हाँ जब IIT गई तो वहाँ पे पता चला कि अच्छा ऐसी एग्ज़ाम्स होती हैं। हमारी स्ट्रीम के लिए भी होती हैं, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, और क्या प्रोसेस होता है। फिर क्लोज फ्रेंड्स में लोगों ने क्रैक किया तो पता चला कि कैसे, उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, उसकी रैंक 3 थी, तो कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे और आगे इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी मोटिवेट तब पता चला सर। हाँ, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कितना कठिन तरीके से आपने तैयारी की थी, कैसा रहा था?
सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको बहुत एलैबोरेटिव स्टडी करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ ऊपर से पढ़ लो, जो भी है आप जिस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एलैबोरेटिव पढ़ाई और कंसिस्टेंसी, कि आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो इन पूरे प्रोसेस में आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर स्टेज की अच्छे से तैयारी करनी है, तो फिर ज़रूर होगा। स्कूल से कॉलेज में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट ऐसा दिक्कत कभी नहीं हुई ऐसा, बस लगा कि हाँ बट हो गया मैनेज बहुत आसानी से। और फिर ये मतलब ये एक पॉइंट के बाद ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किससे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने से शायद मेरे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहे, क्योंकि घर पे हम हिंदी में बात करते थे या इतना वो नहीं था, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। चलिए, तो ये थी सृष्टि भावना जो बता रही थी अपना अनुभव कि किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी की और आज इसरो तक का सफर तय किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कठिन परिश्रम से हर मंजिल को पाया जा सकता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।